यू की सीजन 1 की शुरुआत होती है जो गोल्डबर्ग नाम के एक बंदे से, जो कि न्यूयॉर्क के एक बुक स्टोर में एज अ मैनेजर काम करता है। और एक दिन जो के बुक स्टोर में गैनवेरे बैक नाम की एक लड़की आती है और वो उसकी तरफ ऑब्सेस्ड हो जाता है। जो उसका पीछा करता है और उसे स्टॉक करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे बैक की नजरों में आने के लिए बहुत कुछ प्लान करता है। जब जो पहली बार बैक से मिलता है तो ये पहली नजर का एक खौफनाक प्यार होता है। वह उसके साथ एक रिलेशनशिप में होने को इमेजिन करता है और उन सभी गलत चीजों को सही ठहराता है जो प्यार के लिए गलत काम करता है। जो बैक के अपार्टमेंट में घूमने और उसके बारे में और जानने के लिए घुस जाता है और उस पर नजर रखने के लिए पूरे दिन उसका पीछा करता है। एक दिन बैक नशे में मेट्रो की पटरियों पर गिर जाती है। जो कि उसका पीछा कर रहा होता है तो वो उसे आकर बचा लेता है। साथ ही जो उसका फोन भी चुरा लेता है ताकि वो बैक की एक्टिविटीज पर निगरानी रख सके। अब क्योंकि बैक ने न्यू फोन ले लिया और उसमें सेम आईडी लॉगिन है तो वो बैक पे अच्छे से नजर रख सकता है। अब जो ने बैक का दिल तो जीत लिया था, लेकिन उसके रास्ते में एक बड़ी प्रॉब्लम है। बैक का बॉयफ्रेंड बेंजी, जो कभी बैक को छोड़ देता है और तो कभी रिलेशनशिप में वापस आ जाता है। तो बेंजी की ऐसी हरकतों की वजह से जो को लगता है कि उस पर हमला करना कोई बुरा काम नहीं है, इसलिए वो बेंजी पर अटैक करता है और अपनी बुक स्टोर के तहखाने में उसे बंद कर देता है। तो काफी दिन तक कैद रहने के बाद जो को पता लगता है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई और अच्छा तरीका नहीं है, तो इसलिए वो बेंजी को मार डालता है। उसके बाद वो बेंजी के शरीर को जलाकर ठिकाने लगा देता है और ये अपेयर करता है कि बेंजी भाग गया। बेंजी की हत्या के बाद जो और बैक एक रिलेशनशिप की शुरुआत करते हैं, लेकिन तभी एक और मुसीबत खुद ब खुद आ जाती है। मतलब बैक की सबसे अच्छी दोस्त पीच जो पर शक करने लगती है और जो की तरह बैक भी उसकी तरफ ऑब्सेस्ड थी। पीच बैक को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करती रहती थी। अब जलन के मारे जो पीच के सर पर पत्थर से हमला करता है और ये समझकर कि वो मर चुकी है उसे बीच रास्ते में छोड़ जाता है, लेकिन असल में वो अभी जिंदा थी। लेकिन पीच श्योर नहीं थी कि हमलावर जो है, लेकिन फिर भी वो उसी पर शक करती है। वहीं पीच ने पेरिस में बैक के साथ रहने के लिए प्लान बना रखे थे। साथ ही बैक को अपनी फैमिली एस्टेट के लिए भी इनवाइट करती है, लेकिन बैक मना कर देती है क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि जो गोल्डबर्ग पीच के चालाकी भरे तरीके के बारे में सही था और बैक गुस्सा करके चली जाती है। पीछे से जोय आकर पीच को मार डालता है तो पीच से भी आखिरकार जोय को छुटकारा मिल जाता है और बैक फाइनली जोय के साथ लिविंग में रहने लगती है। लेकिन ये सब कुछ ही महीनों के लिए रहता है क्योंकि कुछ महीने बाद बैक सीक्रेटिव और दूर दूर रहने लगती है, जिसकी वजह से जोय और भी पॉजेसिव और जेलस होने लगता है। अब जोय को शक होने लगता है कि बैक कहीं अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर निकी के साथ उसे धोखा तो नहीं दे रही, तो जोय भी थेरेपी ज्वाइन कर लेता है। आखिरकार जोय बैक से इस बारे में बात करता है, लेकिन इस सब के बाद बैक को हर्ट होता है कि जोय उस पर ट्रस्ट नहीं करता, इसलिए वो उससे ब्रेकअप कर लेती है। 3 महीने बीत जाते हैं और जोय मूव ऑन करने की पूरी कोशिश कर रहा है। जोय में एक अच्छी आदत थी। पूरे सीजन में जोय ने अपने ड्रग एडिक्ट पड़ोसी क्लोडिया के बेटे पाको की देखभाल की। क्लोडिया का बॉयफ्रेंड रोन नाम का एक अबूजी पैरोल ऑफिसर था जो लगातार क्लोडिया को और पाको के साथ लड़ाई करता रहता था। उसके बाद जोय क्लोडिया की एक दोस्त कैरेन के साथ रिलेशनशिप में आ जाता है और दोनों क्लोडिया को ड्रग से दूर रहने में मदद करते हैं। जो खुद को कन्विंस करता है कि वो कैरेन के लिए सही है, लेकिन इन सब के बावजूद जोय बैक से दूर नहीं हो पाता। सिमिलरली बैक भी जोय को नहीं भुला पाती, इसलिए जो और कैरेन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है और वो फिर से बैक से पैचअप कर लेता है और इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत रिलेशनशिप में होते हैं। लेकिन अब प्यार में टूटी हुई कैरेन बैक को बताती है कि जोय हमेशा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के लिए तड़पता रहता है, तो बैक जोय के प्रीवियस रिलेशनशिप में जांचना शुरू करती है। बैक को पता चलता है कि कैंडिस जोय की एक्स गर्लफ्रेंड थी। जोय के ब्रेकअप के बाद पूरी तरह कैंडिस ग्रिड से दूर हो गई थी और उसने सालों से अपने दोस्तों और परिवार से कोई कांटेक्ट नहीं किया। बैक को चिंता होने लगती है कि जोय के साथ कुछ तो गलत है और उसे इस बारे में फिक्र करनी चाहिए क्योंकि जोय ने एलिजा नाम के एक बंदे को मार डाला था क्योंकि उसका अफेयर कैंडिस के साथ था। अब जिस बुक स्टोर को जोय मैनेज करता था उसका असली मालिक था मिस्टर मूनी। उसी ने जोय को पाल पोस कर बड़ा करा था और बचपन में वो उसे मेंटली टॉर्चर भी किया करता था। अब जोय की मदद करता है अपनी गलतियां सुधारने के लिए एलिजा की मौत को कवर करने में। हालांकि अब जोय कैंडिस के गायब होने की एक एक्सप्लेनेशन के साथ बैक के पास आता है और तभी बैक को जोय के अपार्टमेंट से एक बॉक्स मिलता है और जिससे जोय की सभी डार्क सीक्रेट्स रिवील हो जाते हैं। असल में उस बॉक्स में जोय ने अपने पास्ट क्राइम से रिलेटेड कुछ चीजें जमा कर रखी थी, जैसे बैक का पुराना फोन, पीच का फोन, बेंजी का फोन, इसके अलावा बेंजी का दांत तक भी उस बॉक्स में था। अब जब जोय के सारे कांड बाहर आ गए थे तो उसके पास बैक को बुक वोल्ट में कैद करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, तो वो बैक को बंद कर देता है जब तक कि वो कोई तरीका ना ढूंढ ले अपने रिश्ते को सुधारने का। वहीं बैक उससे अपनी रिहाई के लिए उससे विनती करती रहती है और जोय को सजेस्ट करती है कि उसके सारे क्राइम वो डॉक्टर निकी पे डाल देंगे। दूसरी ओर जोय के अपार्टमेंट में रोन क्लोडिया को मार रहा होता है, जिसकी वजह से क्लोडिया को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो मजबूरन जोय रोन को मार डालता है ताकि वो पाको को उससे प्रोटेक्ट कर सके और वो पाको को समझाता है कि ये करना जरूरी था। अब जब जोय इन सब चीजों से निपट रहा होता है तो बैक एक टाइपराइटर की मदद से बुक वोल्ट के अंदर अपनी कहानी लिखती है, जिसमें वो जोय के सभी क्राइम्स को लिखती है, लेकिन उनका इल्जाम वो डॉक्टर निकी पे डाल देती है। तो जब जोय वापस आता है तो बैक उसे समझाती है और कन्विंस कर लेती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है, तो वो उसके साथ ये
सब ना करे तो वो बातों बातों में जो को वोल्ट के अंदर ले आती है और जो को कैद कर देती है। इन सब के बावजूद बैक का भागने का प्लान फेल हो जाता है क्योंकि बेसमेंट का दरवाजा अभी भी बंद था और पाको उसकी मदद करने से इनकार कर देता है। और उसके बाद जो किसी तरह वोल्ट से बाहर निकल जाता है और बैक को मार डालता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 4 महीने बाद बैक की लिखी हुई किताब पब्लिश हो जाती है जो उसने वोल्ट में बैठकर लिखी थी। किताब काफी बड़ी सक्सेस हासिल करती है। इसके साथ ही डॉक्टर निकी को अरेस्ट कर लिया जाता है उन सभी क्राइम्स के लिए जो जोए ने करे थे। अब जैसा कि साफ दिख रहा है कि जोए सभी क्राइम से आजाद था और तभी उसका सामना उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस से होता है जो कि अभी भी जिंदा थी। और यहीं पर यू का सीजन 1 एंड हो जाता है। यू के सीजन 2 की शुरुआत में हमें जोए के पास्ट रिलेशनशिप यानी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस के बारे में जानने को मिलता है, जहां जोए और कैंडिस दोनों के बीच झगड़ा हो रहा होता है। तभी जो गलती से कैंडिस के सर पर वार कर देता है। अब जोए को लगता है कि उसने गलती से कैंडिस को मार डाला और वो कैंडिस की बॉडी को दफना देता है और भाग जाता है। तभी पता चलता है कि कैंडिस अभी मरी नहीं है, वो जिंदा है। उसके बाद वो जोए को गिरफ्तार कराने के लिए पुलिस के पास जाती है, लेकिन पुलिस उस पर यकीन नहीं करती और इसलिए अब कैंडिस को अपने जस्टिस के लिए खुद लड़ना होगा। तो वो ये ठान लेती है कि वो जोए को किसी भी कीमत पर रोक कर रहेगी ताकि वो किसी और महिला को हर्ट ना कर सके। उसके बाद जोए लॉस एंजेलिस में छिपने के लिए न्यूयॉर्क शहर से भाग जाता है। वहाँ एक प्रोफेशनल आइडेंटिटी मेकर को बुक वोल्ट में कैद कर देता है अपनी सेफ्टी के लिए, जिससे उसने अपनी नई आईडीज वगैरह बनवाई थी। खुद के लिए एक नया अपार्टमेंट और नई जॉब ढूंढ लेता है एक ग्रोसरी स्टोर के बुक सेक्शन में। अब अपने आप को ये साबित करने के लिए कि वो एक अच्छा इंसान बन चुका है, वो बदल गया है, तो जो इवेंचुअली उस आईडी मेकर यानी विल को कैद से रिलीज कर देता है, लेकिन सिर्फ इसी शर्त पर कि वो बाहर जाकर किसी को कुछ ना बताए। उसके बाद जल्द ही जो है नई ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर अपने लिए ढूंढ लेता है, यानी लव क्वीन से उसकी मुलाकात होती है। लव क्वीन एक अमीर परिवार से थी जो हाल ही में विडो हो गई थी और साथ ही वो उसी ग्रोसरी स्टोर की मालकिन थी जिसमें जोए काम करता था। अब लव जल्द ही जोए के साथ रिलेशनशिप में आ जाती है, लेकिन जोए रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए हेजिटेट होता है क्योंकि उसे डर है कहीं वो लव के साथ वो सब ना करे जो उसने बैक के साथ किया था। लेकिन अंत में वो अपनी इच्छाओं के आगे झुक जाता है और लव के साथ एक रिलेशनशिप में बन जाता है। तो लव के साथ रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाता है जब लव अपने जुड़वा भाई 40 की ओर ज्यादा ध्यान देती है। 40 असल में एक ड्रग एडिक्ट था जो अभी रिकवर कर रहा है उन सब चीजों से। साथ ही 40 का सपना होता है कि वो एक फेमस लेखक और डायरेक्टर बने, लेकिन उन सभी चीजों के लिए टैलेंट की जरूरत भी होती है जिसकी उसके पास कमी थी। उसके बाद जो कोई काम मिलता है, मतलब उसे 40 की मदद करनी होती है उसके अगली फिल्म प्रोजेक्ट के लिए कुछ अच्छा लिखने में। असल में वो जिस फिल्म प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो उसी बुक का एडेप्शन है जो बैक ने लिखी थी। 40 के साथ जोए की चीजें और भी कॉम्प्लिकेटेड तब हो जाती हैं जब 40 डेट करना शुरू करता है एमी नाम की एक बंदी को। एमी असल में जोए की एक्स गर्लफ्रेंड कैंडिस थी। उसके बाद कैंडिस लव के क्लोज आने की कोशिश करती है और उसे वार्न करती है कि जोए का नेचर बहुत ही वायलेंट है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लव उस पर यकीन नहीं करती। उल्टा वो जोए पर यकीन करती है जिसने ये कह रखा था कि कैंडिस एक सरफरी पागल लड़की है और वो उसकी बस एक एक्स गर्लफ्रेंड है। इन सब के बीच जोए की दोस्ती उसकी पड़ोसी एक टीनेज लड़की से होती है जिसका नाम होता है एली। जब एली अपनी इंटर्नशिप के लिए एक फेमस कॉमेडियन हैंडरसन के पास जाती है तो एली की बड़ी बहन दलाइला उसे बताती है कि हैंडरसन एक घटिया इंसान है जो माइनर्स के साथ सेक्सुअल असोल्ट कर चुका है, इंक्लूडिंग दलाइला जब वो यंगर एज में थी। तो ये बात पता लगती है जोए को और वो चला जाता है प्रोटेक्टर मोड में, मतलब वो हैंडरसन के पास चला जाता है उसको सबक सिखाने। तो दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और जोए एक्सीडेंटली हैंडरसन को सीढ़ियों से धक्का मार देता है जिसकी वजह से हैंडरसन की मौत हो जाती है और यहीं पर जोए फिर से ना चाहते हुए भी एक मर्डर कर बैठता है। हालांकि पुलिस ये डिक्लेयर करती है कि एंडरसन ने खुदकुशी करी है। वहीं दलाइला का एक फ्रेंड जो कि पुलिस में है वो इस केस पर थोड़ी छानबीन करता है और उसका शक जोए पर जाता है। उसके बाद सबूतों के लिए दलाइला जोए के अपार्टमेंट में घुस जाती है। तभी जोए उसे सबूतों के साथ पकड़ लेता है और दलाइला को बुक वॉल्ट में लॉक कर देता है। जोए दलाइला को मारना नहीं चाहता क्योंकि अगर उसने उसे मारा तो एली अनाथ हो जाएगी। तो वो प्लान बनाता है कि वो उसे रिलीज कर देगा और देश छोड़कर चला जाएगा, साथ में लव को भी पीछे छोड़ जाएगा। लेकिन जब मॉर्निंग में जोए वापस बुक वॉल्ट में आता है तो वो देखता है कि दलाइला का मर्डर हो चुका है। तभी अचानक से कैंडिस आ जाती है और वो जोए को बुक वॉल्ट में लॉक कर देती है और लव को बुलाती है ये प्रूफ करने के लिए कि वो सही थी जोए के बारे में कि जोए कातिल है। लेकिन कैंडिस का ये प्लान उल्टा तब पड़ जाता है जब लव उसी का मर्डर कर डालती है और कन्फेस करती है कि उसी ने, मतलब लव ने ही दलाइला को भी मारा था क्योंकि वो जोए का सीक्रेट सबको बताने वाली थी। तो लव किसी भी कीमत पर जोए से दूर नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने सबको मार डाला। इसके बाद लव बताती है कि उसने बचपन में अपनी और 40 के एक सिबलिंग को भी मार डाला था जब वो बच्चे थे। और उसके बाद खुलासा होता है कि पूरे सीजन में जोए नहीं, असल में लव थी जो जोए को स्टॉक करती थी। असल में लव ही जोए को अपने प्यार में गिराने के लिए मैनिपुलेट कर रही थी, जैसे सीजन 1 में जोए ने बैक के साथ किया था। लव के इस रूप को देखकर जोए हैरान हो जाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी यह रिवील होता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसलिए जोए लव को फिर से प्यार करने की कोशिश करने का फैसला करता है ताकि वो अपने बच्चे के साथ हो सके। हालांकि लव भी जोए को उसके पिछले अपराधों के लिए माफ कर देता है। तभी वहाँ पर 40 आ जाता है और उसे इन सब चीजों के बारे में पता लग जाता है। तो वो जोए की तरफ बंदूक तान देता है, लेकिन पीछे से ऑफिसर फिंचर आ जाते हैं और वो 40 को शूट कर देते हैं और 40 वहीं पर मर जाता है। तो हैंडरसन
एंडरसन और कैंडस और बाकी लोगों के मर्डर के इल्जाम 40 पर लग जाते हैं। उसके बाद जो अनाथ हो चुकी एली के पास जाता है और उसे ढेर सारा कैश देता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो पैसे भेजता रहेगा और वो एली को भाग जाने के लिए बोलता है ताकि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। तो अब अपनी सभी बाधाओं से मुक्त, अपने सभी मुद्दों को सॉल्व होने के बाद जो और लव साथ रहने के लिए आजाद हैं। तो दोनों एक साथ एक अच्छे घर में शिफ्ट हो जाते हैं जिसमें वो अपने बच्चे की परवरिश कर सकते हैं। लेकिन लव भी जोई की तरह कातिल है। ये बात पता लगने के बाद जोई इस बात से आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाता और तभी हमें दिखाया जाता है कि जोई को फिर से पड़ोस में एक और लड़की दिख जाती है जिसकी तरफ वो ऑब्सेस्ड होने लगता है और यहीं पर यू का सीजन 2 खत्म हो जाता है। यू के सीजन 3 में हमें दिखाया जाता है कि जो और लव दोनों पीसफुली एक साथ एक परिवार की तरह रह रहे होते हैं मैद्रेलिंदा नाम के एक टाउन में और सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन तभी जो अपनी नई पड़ोसन नेटली एंगुलर की ओर ऑब्सेस्ड होने लगता है और अपनी वाइफ लव और अपने बच्चे हेनरी में इंटरेस्ट खोने लगता है। जब लव को जोय के इस नए ऑब्सेशन के बारे में पता लगता है तो वो नेटली को मार डालती है और अब उसकी बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए जॉय को ही मदद करनी थी। तो दोनों मिलकर बॉडी को कवर करते हैं। उसके बाद दोनों शहर की कम्युनिटी ज्वाइन कर लेते हैं ताकि उन पर कोई शक ना कर सके। शहर में जो को एक लोकल लाइब्रेरियन हायर कर लेती है ताकि वो कुछ रेयर बुक्स को रिस्टोर कर सके। वहीं पर हमेशा की तरह जोय को एक और नई ऑब्सेशन मिल जाती है, लाइब्रेरियन मैरिन। तो जोय लग जाता है मैरिन को स्टॉक करने में। तब उसे पता चलता है कि मैरिन का एक एक्स हस्बैंड रियान है जो पीछे लगा हुआ है उसके बच्चे की कस्टडी लेने में। तो जोय रियान को भी स्टॉक करने लग जाता है ताकि वो तरीका निकाल सके मैरिन की मदद करने का। इवेंचुअली रियान जोय को स्टॉक करते हुए पकड़ लेता है और लड़ाई झगड़े में जोय को मजबूरन रियान को मारना पड़ता है। इसी बीच दूसरी ओर लव अपनी नई बेकरी खोलती है, साथ ही अपने नए बेसमेंट में प्लेक्सी ग्लास वॉल्ट बनाती है। तो गिल नाम का एक लोकल बंदा होता है जो कि एक एंटी वॉक्स मैन होता है। तो लव उस पर हमला कर देती है और नेटली की मौत का सारा इल्जाम उस पर लगा देती है। साथ ही लव एक स्थानीय मॉम शेरी कॉनराड के साथ फ्रेंडशिप कर लेती है जो कि लव और जोय को उसके और उसके हस्बैंड के साथ स्विंगिंग रिलेशनशिप के लिए प्रपोज करती है। अब जो अपनी शादी को खत्म करने के रास्ते ढूंढ रहा था तो इसलिए वो प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है। तो जोय एंड लव दोनों कॉनराड के साथ सेक्सुअल एक्टिविटीज जारी रखते हैं। तभी उसी दौरान गलती से नेटली की हत्या की बात सामने आ जाती है और कॉनराड्स को ये बात पता लगती है। तो इसलिए लव और जो उन दोनों को प्लेक्सी ग्लास वोल्ट में बंद कर देते हैं। लव को फील होता है कि जो उस पर फोकस ना करके अपने नए ऑब्सेशन पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। तो लव भी खुद के लिए एक नए रिलेशनशिप ढूंढती है और वो मिलती है कॉलेज के स्टूडेंट थियो नाम के बंदे से। थियो को लव से प्यार हो जाता है और दोनों जल्द ही रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत कर देते हैं। और उसके बाद लव को पता चलता है कि थियो असल में नेटली जिसका मर्डर उसी ने किया था उसके पति मैथ्यू एंगलर का सौतेला बेटा है। थियो लव की बात में एग्री करता है कि मैथ्यू को शक है कि गिल असली कातिल है नेटली का और मैद्रेलिंडा के निवासियों पर मैथ्यू इलीगली निगरानी करना शुरू कर देता है। हालांकि मैथ्यू अंत में इन्वेस्टिगेशन छोड़ देता है लेकिन थियो एक वीडियो फुटेज देख लेता है जिसमें जॉय नेटली की कार ड्राइव कर रहा था और वो बेकरी की तरफ भागता है लव को वॉर करने के लिए कि उसका पति ही नेटली की मौत के लिए जिम्मेदार है। पर बेकरी पहुंचने के बाद थियो को पता चलता है कि लव ने कॉनराड्स को कैद कर रखा है और अब ये सब थियो को पता चल चुका है, इसलिए लव को मजबूरन थियो पर भी हमला करना पड़ता है। हालांकि जो उसे वहां से निकालकर हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फाइनली जो और लव जो की नई ऑब्सेशन मैरिन के बारे में बात करते हैं और जो बताता है कि वो लव से डाइवोर्स लेना चाहता है। अब अपने पति की इस हरकत की वजह से लव जोय को एक ड्रग दे देती है जिसकी वजह से वो टेम्परेरी पैरालाइज हो जाता है। साथ ही वो मैरिन को कॉल करके घर पर बुलाती है जहां वो लाइब्रेरियन मैरिन को बताती है कि जॉय ही वो बंदा है जिसने उसके हस्बैंड रियान का मर्डर किया है। उसके बाद जब मैरिन वहां से भाग जाती है तो विश्वासघात के लिए लव अपने पति को मारने की कोशिश करती है। तब आता है कहानी में ट्विस्ट जब ये पता लगता है कि जॉय ने ऑलरेडी उस ड्रग का एंटीडोट ले लिया है तो वो लव को मार डालता है और मैद्रेलिंडा में हुई सभी मौतों का इल्जाम उस पर लगा देता है और घर को जला डालता है। अब जैसे ही सीजन खत्म होने के करीब आता है तो हमें दिखाया जाता है शेरी और कैरी कैनराड कैद से बच निकलते हैं और साथ ही दोनों की शादीशुदा लाइफ और भी मजबूत हो गई है। मैथ्यू और थियो दोनों बाप बेटों के रिलेशनशिप में सुलह हो जाती है और जॉय पेरिस जाने से पहले अपने एक को वर्कर दांते के पास अपने बेटे हेनरी को छोड़ देता है देखभाल के लिए और मैरिन की तलाश में फ्रांस की ओर निकल जाता है और यहीं पर सीजन 3 खत्म हो जाता है।